Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 12th of January 2025. 12 जनवरी 2025 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। आई होप आपको कंटेंट अच्छा लगता होगा और आप लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। लाइक ज़रूर करिए, अटेंडेंस ज़रूर लगाइएगा। थैंक यू। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज के सवालों के साथ, जिनके जवाब आपको देने हैं। 3 सवाल हैं, अच्छे सवाल हैं, ज्योग्राफी से उठाए मैंने। पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आर फॉर्म्ड बाय मैरीन इरोजन। इनमें से कौन से फीचर्स मैरीन इरोजन से बनते हैं? फर्स्ट इज टैक्स, सेकेंड इज स्पिट्स, थर्ड इज वेव कट प्लेटफॉर्म्स। तो आपको बताना है कि करेक्टली कौन कौन से हैं। ऑप्शंस आर 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3 या 1, 2, 3। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज 1 and 3। पहला स्टैक्स और वेव कट प्लेटफॉर्म जो है वो इरोजनल होते हैं, और जो आपका स्पिट्स होते हैं वो डिपोजिशनल फीचर्स होते हैं। तो याद रखिए, कोस्टल डिपोजिशन से बनते हैं स्पिट्स। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिपोजिशनल फीचर फॉर्म्ड बाय रिवर्स। ऑप्शंस आर ए गॉर्जेस, बी ऑक्सबो लेक, सी डेल्टा या डी कैनियन। बहुत ही आसान सवाल है, इसका आंसर तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, जो आपको लग रहा है वही है। तीसरे सवाल पे आते हैं, यार्डंग्स आर बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। यार्डंग क्या होता है? ऑप्शंस आर ए डिपोजिशनल लैंडफॉर्म फॉर्म्ड बाय एओलियन प्रोसेसेस, बी इरोजनल लैंडफॉर्म फॉर्म्ड बाय विंड एब्रेशन, सी ग्लेशियल लैंडफॉर्म फॉर्म्ड बाय आइस मूवमेंट, या डी वॉल्केनिक लैंडफॉर्म फॉर्म्ड बाय लावा फ्लो। अब ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपने यार्डंग पढ़ा है तो आप बता पाएंगे, नहीं पढ़ा है तो नहीं बता पाएंगे। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज बी। एक्चुअली विंड के कारण यार्डंग्स बनते हैं, दे आर फ्रॉम द विंड इरोजन। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। तो ये तो 3 सवाल थे आज के, कुछ नया सीखने को मिला होगा डेफिनेटली आप लोग को। स्टार्ट करते हैं न्यूज़ एनालिसिस को। सबसे पहले फ्रंट पेज की न्यूज़ पे आते हैं। हॉल ने कहा है सिविल ऑपरेटर्स को टू ग्राउंड द ध्रुव हेलीकॉप्टर्स। तो अभी हुआ क्या था, रिसेंटली एक ध्रुव हेलीकॉप्टर का क्रैश हो गया था 5 जनवरी के आसपास, जिस कारण से जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उन्होंने तो टेम्पररी ध्रुव को ग्राउंड कर दिया गया है। ध्रुव क्या होते हैं? बेसिकली दे आर एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर मार्क 3 यूनिट्स। याद रखेगा, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर मार्क 3 बोलते हैं ध्रुव को। और ये बनाया किसने? हॉल, यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है। तो उनका ये कहना है कि जब तक हमको कॉज ऑफ क्रैश नहीं पता चल जाता तब तक आप इसको काइंडली कीप इट ऑन होल्ड और इसका यूज आप ना करें। सो जस्ट ध्रुव के बारे में बताने के लिए आपको ज़रूरी था, जानना भी ज़रूरी है, नोट्स में ऐड भी कर लेना। दूसरी न्यूज़ पे आते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है कन्नौज स्टेशन के रिगार्डिंग। देखो, अब यहाँ पे अपन डिस्कस नहीं करेंगे कि लोग कहाँ फंस गए, कैसे फंस गए। कन्नौज चूंकि हिस्टोरिकली बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है, थोड़ा सा उसके बारे में बता दो कि कन्नौज इज वेरी फेमस फॉर परफ्यूम इंडस्ट्री। याद रखेगा, लिख लीजिए, कन्नौज इज फेमस फॉर परफ्यूम इंडस्ट्री एंड इट इज नोन एज द परफ्यूम कैपिटल ऑफ इंडिया। कन्नौज के बारे में फैक्ट ऐड कर लीजिए कि इट इज नोन एज द परफ्यूम कैपिटल ऑफ इंडिया एंड कन्नौज इज वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट प्लेसेस, जिसका पहले जो नाम हुआ करता था वो कान्यकुब्ज या महोदया होता था वाल्मीकि रामायण के अकॉर्डिंग, एंड कान्यकुब्ज हुआ करता था, ठीक है ना। लास्ट बाद में इसका नाम बदल करके कन्नौज किया गया। कन्नौज में बहुत फेमस एक रूलर रहा है, उसका नाम अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकें तो दैट विल बी अ वेरी गुड। ठीक है, आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है। तो हम थोड़ा यहाँ पीछे से मूव करेंगे। बहुत सारी न्यूज़ आर्टिकल्स हैं आज जो हमको डिस्कस करने हैं, तो यू कैन ऑल्सो मूव विद मी। आप बिल्कुल मेरे साथ आगे बढ़िए, काफ़ी सारे हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 2024 सौ 71.7% जंप इन इंडियन टूरिस्ट विजिटिंग मलेशिया। तो अभी एक रिपोर्ट आई जिसमें पता चला है कि इंडियंस के नंबर 70% से ज़्यादा बढ़े हैं जो मलेशिया घूमने, मतलब जो टूरिज्म के रूप में गए हैं, ठीक है ना। तो इसका कुछ रीज़न जो ऑथर ने बताया वो ये है कि वीज़ा एक तो ऑन अराइवल कर दिया, दूसरा 30 डे वीज़ा एग्जाम्पशन अभी दिया है ट्रेवलिंग, मतलब आप 30 दिन तक अगर वहाँ जाते हैं तो आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत है भी नहीं। तो दैट इज़ वेरी गुड, ये काफ़ी ईज़ को बढ़ाता है। एंड इस बार जो उन्होंने इसमें 2 नाम आए थे जो मलयन सन बियर्स होते हैं, सन बियर्स जो होते हैं ना मलेशिया के, उनका नाम है वीरा और मांझा। याद रखिएगा, दे आर द मैस्कट्स। तो वीरा और मांझा का भी अगर यूपीएससी मतलब अगर थोड़ा नशे में रहा तो वो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इस कारण से अपन बस वो वाली चीज़ को कैटर करने के, क्योंकि आजकल यूपीएससी ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता है फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, और जो एक समय नहीं पूछा करता था, कंसेप्चुअल ज़्यादा हिट करता था यूपीएससी, नाउ दे हैव स्टूप टू दैट लेवल कि वो बहुत सारे फैक्चुअल क्वेश्चन कुछ भी अनशेंट जो मिलता है पूछ लेते हैं वनडे एग्जाम टाइप के। तो ये वीरा और मांझा अगर पूछा तो याद रखिएगा, दे आर द मलयन सन बेयर्स विच आर यूज्ड एज अ मैस्कट टू सिंबलाइज द कंट्रीज हार्मनी एंड नेचुरल ब्यूटी। तो ये थोड़ा सा आपको बताने के लिए एक्स्ट्रा था। आई होप यू विल रिमेंबर दैट एज वेल। India's economy likely to be a tad weaker in 2025, IMF MD Georgieva।
तो जॉर्जिएवा ने अपना मुंह खोला और मुंह खोलते उन्होंने आग उगल दी भारत के लिए और कहा कि भैया बहुत वीक होने वाली इकॉनमी 2025 में। तो अब जॉर्जिएवा का तो अपन नहीं डिस्कस करेंगे, लेकिन आईएमएफ के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं कि आईएमएफ का जो फॉर्मेशन हुआ था वो 27 दिसंबर 1945 में हुआ था, 27 दिसंबर 1945। हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन डीसी यूएसए में है। मेंबरशिप इसकी 190 मेंबर कंट्रीज हैं 2025 के टाइम पे। एंड जो आईएमएफ क्रिएट किया गया था वो ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस 1944 में हुई थी। ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस 1944 में, उसका रिजल्ट है आईएमएफ। और आईएमएफ के साथ साथ एक और बॉडी बनी थी जिसको हम वर्ल्ड बैंक बोलते हैं, ठीक है ना। एंड दे वर एस्टैब्लिश टू एस्टैब्लिश अ गुड इकोनॉमिक ग्लोबल ऑर्डर आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2। ऑब्जेक्टिव इसका है बेसिकली टू प्रोटेक्ट इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन, टू फॉस्टर द ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, टू फैसिलिटेट बैलेंस ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इनफैक्ट अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आती है किसी कंट्री में तो आईएमएफ ही है जो लोन देता है ना, इंडिया को भी दिया था, ये भी आपको पता होगा। बट दैट इज अ कंडीशनल लोन जिसमें कुछ वो कंडीशंस देते हैं, है ना, वॉशिंगटन कंसेंसस के अंतर्गत, तो वो आपको फॉलो करनी होती है। इसके अलावा कुछ रिपोर्ट्स भी ये निकालता है, जैसे एक आध रिपोर्ट मैंने लिखी, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक हो गई, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट हो गई, ये आईएमएफ निकालता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक और ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। तो ये भी आप याद रखेगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। यहाँ पे एक आर्टिकल आया है, पुटिंग द जीन एडिटिंग टूल टू यूज। अब इस आर्टिकल में जो बात की गई वो जीन एडिटिंग के रिगार्डिंग की गई है। थोड़ा सा मैंने नोट्स लिखा है। जीन एडिटिंग का मतलब है कि आप अपने जीन के जो डीएनए सीक्वेंसेस उनमें आप अल्टरेशन कर रहे हैं, चेंजेस कर रहे हैं। आइदर यू आर रिमूविंग, यू आर एडिंग और यू आर रिप्लेसिंग द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, है ना। यू कैन डायरेक्टली मॉडिफाई द जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस विच आर इनकोडेड इन द डीएनए। डीएनए में जो आपके जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस रहते हैं इनकोडेड, उनको आप डायरेक्टली चेंज कर सकते हो। तो पहले जो मेथड यूज होता था, तो वहाँ पे पहले अर्लियर मेथड वॉज यूजिंग 2 एंजाइम्स जो कि डीएनए कट करता था फिर इंसर्ट करता था चेंजेस को, ठीक है ना। एंड बट दीज मेथड्स आर वेरी लेबर इंटेंसिव, बहुत ही लेबर इंटेंसिव मेथड्स थे। अभी जो एक नया मेथड आया है वो है क्रिस्पार कैस9। ये तो सबको पता होगा। इसको डेवलप किया था जेनिफर डूडना और डॉक्टर इमैनुअल चारपेंटियर ने। तो इन दोनों को ऐसे नोबेल प्राइज भी दिया गया है, 2012 का था शायद नोबेल प्राइज दिया गया था। तो याद रखिएगा, इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया है, जेनिफर डूडना को और डॉक्टर इमैनुअल चारपेंटियर को, फॉर क्रिस्पार कैस9 टेक्नोलॉजी। और इसमें क्रिस्पर का फुल फॉर्म क्या होता है? क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। और कैस9 जो होता है वो प्रोटीन होता है। तो एक्चुअली कैस9 वो सिजर के रूप में काम करता है, जो कि डीएनए साइट पे जा करके उसको कट करने का काम करता है, ठीक है ना। स्पेसिफिक लोकेशंस पे डीएनए को कट करने का काम कैस9 प्रोटीन का ही है, ठीक है ना। तो लिखा भी है, अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन 2012, है ना। अब कुछ कंट्रोवर्सीज में ये जरूर है कि डॉक्टर फेंग झैंग एक और थे जिन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया था जीनोम इंजीनियरिंग को यूजिंग कैस9, बट ही वाज नॉट इंक्लूडेड इन द नोबेल रिकॉग्निशन। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि फेंग झैंग को इंक्लूड नहीं किया गया, तो दैट इज अ कंट्रोवर्सी विच इज देयर। बट इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं और वो एप्लीकेशंस एग्रीकल्चर में भी है ना, वो ह्यूमन हेल्थ में भी हैं, और दीज आर द थिंग्स, है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। तो वही आर्टिकल में मेंशन था। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस आर्टिकल, आपको समझ में आ गया होगा। ओल्डेस्ट नोन डायनासोर इन नदर्न हेमिस्फीयर। तो डायनासोर आप सबको पता है कि ज़्यादातर ये माना जाता है कि सदर्न पार्ट ऑफ पैंजिया यानी कि जो गोंडवाना लैंड था वहाँ पे डेवलप हुए थे। बट अभी ऐसा है कि लॉरेशिया जो नदर्न हाफ था, लॉरेशिया, तो एक न्यूली डिस्क्राइब्ड डायनासोर है विच इसके फॉसिल्स मिले हैं। और द क्रिएचर वॉज नेम्ड अहवयतम बहनोडुविश, है ना। तो याद इसको तो आप लोग थोड़ा पढ़िएगा, खुद ही स्पेलिंग याद रखेगा। हवायतम और बहनोडुविश, इसको जैसे जो भी आप रख सकते हैं। इट इज़ द ओल्डेस्ट नोन लॉरेशियन डायनासोर नाउ। एंड ये फॉसिल कहा जा रहा है कि 230 मिलियन ईयर्स ओल्ड से ज़्यादा पुराना है ना। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार, लिख लीजिएगा नोट्स के रूप में, दैट इज अ थिंग। नाउ आईआईटी रुड़की यूजेस बैक्टीरियल एंजाइम्स टू डिग्रेड प्लास्टिसाइजर्स। अब ये बहुत अच्छा आर्टिकल है इसमें, क्योंकि आपको एक तो प्लास्टिसाइजर के बारे में सीखने को मिलेगा और दूसरा कुछ केमिकल्स, कुछ बैक्टीरिया के बारे में सीखने को मिलेगा। तो इस न्यूज़ में 2 चीज़ हैं कि आईआईटी रुड़की ने एक रिसर्च की है, जिसके रिसर्च के थ्रू उन्होंने प्लास्टिसाइजर्स को डिग्रेड करने का मेथड ढूंढ लिया है बाय यूजिंग अ सॉइल बैक्टीरिया। तो सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि प्लास्टिसाइजर होते क्या हैं। तो प्लास्टिसाइजर्स एक्चुअली में केमिकल्स होते हैं विच आर एडेड टू द प्लास्टिक टू इनहेंस देयर फ्लेक्सिबिलिटी एंड शाइन। बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लो, याद कर लो। प्लास्टिसाइजर्स वो केमिकल्स होते हैं विच आर एडेड टू द प्लास्टिक to enhance flexibility and shine, and it is found in products like baby toys, shampoo, soaps and food containers। तो बहुत सारी चीज़ों में पाए जाते हैं प्लास्टिसाइजर्स,
बेबी टॉयज़ में, शैम्पूज़ में, सोप्स में, फूड कंटेनर्स में। बट दे हैव अ ग्रेट हेल्थ रिस्क, बहुत सारे हेल्थ रिस्क भी ये कॉज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दे कैन पोज अ डायरेक्ट थ्रेट टू ह्यूमन हेल्थ जब वो स्किन के थ्रू एब्जॉर्व हो जाए। इसके अलावा आईआईटी रुड़की ने अब क्या किया है, तो आईआईटी रुड़की के जो लीड रिसर्चर हैं डॉक्टर प्रवींद्र कुमार, एंड ही हैज़ लेड द टीम, एंड उन्होंने ये फोकस किया है कि किस तरीके से वो प्लास्टिसाइजर्स को ब्रेक डाउन कर सकते हैं। तो एक की एंजाइम का यूज़ किया गया है जो कि है ईस्टरेज एंजाइम। ईस्टरेज एंजाइम जो कि कौन सा बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है, सॉइल का एक बैक्टीरिया है सल्फोबैसिलस एसिडोफिलस, याद रखिएगा, सल्फोबैसिलस एसिडोफिलस इज अ बैक्टीरिया, सॉइल बैक्टीरिया। सल्फोबैसिलस एसिडोफिलस सॉइल बैक्टीरिया है जो कि ईस्टरेज एंजाइम निकालता है और वो ब्रेक डाउन करता है आपके DEHP को, जो डाई एथाइल हेक्साइल थैलेट है उसको, वो एक प्लास्टिसाइजर है। DEHP एक प्लास्टिसाइजर है, DEHP डाई इथाइल हेक्साइल थैलेट है ना, तो इट्स अ प्लास्टिसाइजर, इसको ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है। तो यहाँ पे है द आइलैंड ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पे जो बात चल रही है वो ग्रीनलैंड की बात चल रही है। ग्रीनलैंड आपको पता होगा कि एक बहुत इंपॉर्टेंट आइलैंड है, इट्स आई थिंक द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड, इनफैक्ट ग्रीनलैंड इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड। इसकी पॉपुलेशन 57,000 के आसपास है। एक ऑटोनॉमस टेरिटरी है विच इज कंट्रोल्ड बाय डेनमार्क, ये इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा, इट्स एन ऑटोनॉमस टेरिटरी, मतलब वहाँ पे उनका खुद का प्राइम मिनिस्टर ये सब होगा, लेकिन इट इज कंट्रोल्ड बाय डेनमार्क, जो उसके ऊपर जो कॉलोनियल रूल है वो अभी भी डेनमार्क का है। और कई बार यहाँ पे विद्रोह भी होता है इसको फ्री करने का, इंडिपेंडेंट करने का, क्योंकि कॉलोनियल हिस्ट्री अब लगभग खत्म हो चुकी है। उसमें भी डेनमार्क अभी भी कॉलोनाइज्ड है, तो सॉरी ग्रीनलैंड अभी भी कॉलोनाइज्ड है, तो उसको कई बार ये कहा जाता है कि फ्री करने का है। अच्छा, डोनाल्ड ट्रम्प ने जो पिछला टर्म था वहाँ पे उन्होंने ऑफर किया था इसको खरीदने के लिए, बिकॉज डोनाल्ड ट्रम्प थिंक्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अमेरिका, बिकॉज इट इज़ वेरी क्लोज टू अमेरिका, तो वो इसको खरीदने की कोशिश किए थे, बट डेनमार्क रिजेक्टेड दैट टाइम। और डोनाल्ड ट्रम्प ने दोबारा से ये वाली बात फिर बोली है, डेनमार्क को कैप्चर करने या तो अनेक्स करेगा या तो वो खरीद लिया जाएगा, तो याद रखिएगा। एंड इट्स अ आर्कटिक आइलैंड, ये भी आपको पता होगा, इसको डेनमार्क ने 18th सेंचुरी में कवर किया था, मतलब कॉलोनाइज किया था। एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम थोड़ा सा यूएस ने भी ब्रीफली इस रीजन को ऑक्यूपाई किया था, जब वो मतलब डेनमार्क के ऊपर जब नाजी जर्मनी का अटैक होता तब थोड़ी देर दिनों के लिए यूएस ने किया था। यूएस का हालांकि एयर का यहाँ पे बेस वेस सब बना हुआ है, बट स्टिल इट इज़ कंट्रोल्ड बाय डेनमार्क नाउ, तो याद रखिएगा। पूरा जो आर्कटिक है वैसे यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी के अंतर्गत आता है, इट्स अ ग्लोबल कॉमन है ना, ग्लोबल कॉमन वाला सभी यूज़ कर सकते हैं, तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। ग्रीनलैंड का आपको यहाँ मैप दिख रहा होगा, स्वेलवार्ड जो है नॉर्वे में, उसके बॉर्डरिंग है, स्वेलवार्ड नॉर्वे में है, ऊपर आर्कटिक दिख रहा है, इधर साइड आपको कनाडा का एक पार्ट दिख रहा होगा, एल्समेयर दिख रहा होगा, यूएस का मिलिट्री बेस दिख रहा होगा इसके वेस्टर्न पार्ट में, आर्कटिक सर्कल पास करता है ग्रीनलैंड से, ये भी दिख रहा होगा, नूक दिख रहा होगा, आइसलैंड, नूक में एक लेबोरेटरी है बहुत फेमस, अटलांटिक ओशन दिख ही रहा होगा नीचे, और आइसलैंड दिख रहा होगा इधर, तो ऑल दिस थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है। आर लिथियम बैटरीज ऑन फ्लाइट्स डेंजरस, तो यहाँ पे बात चल रही है लिथियम बैटरीज ऑन फ्लाइट्स का क्या है यूज और क्या है। तो सबसे पहले इफाल्पा के बारे में आपको बता दूं, IFALPA इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एयरलाइन पायलट्स एसोसिएशन, ये ग्लोबल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इट्स अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और ये रिप्रेजेंट करती है प्रोफेशनल पायलट्स को, इट रिप्रेजेंट्स प्रोफेशनल पायलट्स, याद रखिएगा। इसका फाउंडेशन हुआ था 1948 में, इट वॉज फाउंडेड इन 1948, और इट वर्क्स विद ऑर्गेनाइजेशंस लाइक ICAO, IATA, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल एक्सेट्रा। अब यहाँ पे बेसिकली इसका अभी क्यों आर्टिकल ये आया है, क्योंकि लिथियम आयन बैटरीज का काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है इन द एविएशन, है ना, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में और एविएशन में बहुत ज़्यादा लिथियम आयन बैटरीज हो रही है, बट लिथियम आयन बैटरीज की जो एनर्जी डेंसिटी होती है काफ़ी ज़्यादा होती है, तो इंक्रीज एनर्जी डेंसिटी ऑफ दीज बैटरीज दे पोज हायर फायर रिस्क, ज़्यादातर ये फायर रिस्क क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। तो लिथियम क्यों रिस्क है, तो रिस्क इसका फायर हैजार्ड है बेसिकली, बिकॉज दे कैन कैच फायर ड्यू टू मैकेनिकल स्ट्रेस,
मैकेनिकल स्ट्रेस उनके इंटरनल प्रेशर को चेंज कर, स्ट्रक्चर को चेंज कर सकता है। इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस उनके डिग्रेड कर सकता है इलेक्ट्रिकल परफॉर्मेंस को। और थर्मल स्ट्रेस जो है इट कैन कॉज हीट एक्यूमुलेशन। तो रिसेंट एग्जांपल्स भी हैं, जैसे हरिकेन हेलिन के बाद यहाँ पे लगभग 48 बैटरियों में फायर लग गया था बहुत सारी जगहों पे। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर। तो यहाँ पे 3 पोजीशन पेपर निकाला है IFALPA ने, जिसमें उन्होंने POS-01 निकाला है, सेफ ट्रांसपोर्ट ऑफ लिथियम आयन बैटरीज, POS-02 निकाला है, फायर रिस्क जो एयरपोर्ट्स पे है, एंड POS-03 जो फायर रिस्क एयरक्राफ्ट फ्लाइट डेक्स में है। तो इन सब के बारे में उन्होंने बोला है। रिकमेंडेशन ये कहा गया है कि डेवलप पर्पस बिल्ट फायर सेफ्टी टूल्स एंड प्रोटोकॉल, मतलब कि एक तो जो ये स्पेसिफिकली इस पर्पस के लिए आपको फायर सेफ्टी टूल्स एंड प्रोटोकॉल्स बनाने की ज़रूरत है। और जो SOC रिस्ट्रिक्शंस है बैटरी को ट्रांसपोर्ट करने और उनकी हैंडलिंग में, तो उनको आप स्पेसिफिकली इस चीज़ के लिए बनाएं कि लिथियम आयन बैटरीज का जो प्रॉपर ट्रांसपोर्ट हो सके और ज़्यादा नंबर में ट्रांसपोर्ट अलाउ ना करें, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे देखते हैं, इस ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन हाई इन इंडिया। अब ये जो आर्टिकल है ये भी बहुत अच्छा आर्टिकल है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि आज काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ आर्टिकल्स आए हैं। तो यहाँ पे बेसिकली नाइट्रेट कंटामिनेशन के बारे में ये आर्टिकल आया था। तो डिस्ट्रिक्ट्स जहाँ पे नाइट्रेट लेवल काफ़ी ज़्यादा है, मोर देन 45 मिलीग्राम पर लीटर है, इट हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 359 डिस्ट्रिक्ट टू नाउ 440 डिस्ट्रिक्ट, है ना। जो लिमिट है उससे ज़्यादा एक्सीड कर चुका है नाइट्रेट लेवल लगभग 440 जिलों में, है ना। 56% ऑफ इंडियाज डिस्ट्रिक्ट्स नाउ फेस नाइट्रेट कंटामिनेशन। नाइट्रेट का मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि बहुत एक बीमारी है ब्लू बेबी सिंड्रोम करके। जब आपके बॉडी में नाइट्रेट ज़्यादा हो जाता है स्पेसिफिकली, तो ब्लू बेबी सिंड्रोम नाम की बीमारी होती है। तो ये भी आप याद रखना, नाइट्रेट कंटामिनेशन ही होती है। एंड बहुत सारे वाटर सैंपल्स टेस्ट किए गए, उसमें से लगभग 20% में नाइट्रेट जो है सेफ लिमिट से ज़्यादा ऊपर मिला, है ना। एंड बहुत सारे कंसर्न्स हैं, जैसे हेल्थ कंसर्न्स मैंने आपको बताया, मिथैमोग्लोबिनेमिया, जिसमें आपकी ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी RBCs की घट जाती है। तो यही है ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी मतलब कि चेहरा नीला पड़ने लगता है। तो एक्सेसिव नाइट्रेट जो है वो मिथेमोग्लोबिनेमिया, ये लिख लेना, मिथेमोग्लोबिनेमिया, रिड्यूसिंग द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द RBCs। बॉडी के अंदर जो RBCs है उनकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी घटा देते हैं, ठीक है ना। अब नाइट्रेट कंटामिनेशन का सोर्स क्या है? तो एग्रीकल्चरल यूज ऑफ नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर, जैसे अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया, डाईअमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट यूज होता है। नेचुरल नाइट्रोजन कंटेंट जो होता है सॉइल का कम होता है, इसलिए लोग अलग से पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स यूज करने लगते हैं, है ना। सबसे ज्यादा प्रोपोर्शन जो है नाइट्रेट कंटामिनेशन का वो राजस्थान में है, कर्नाटका में है, तमिलनाडु में है। राजस्थान, कर्नाटका, तमिलनाडु वर्स्ट अफेक्टेड स्टेट्स हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा। एंड ये लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉब्लम राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात में हमेशा से रही है ना, नाइट्रेट इशूज की। तो ये भी आप इनके नाम जरूर याद रख लीजिएगा। एंड जहां बढ़ने लगे हैं वो है तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र, यहाँ बढ़ रहा है। अदर केमिकल कंटामिनेंट्स कौन कौन से हैं? तो जैसे नाइट्रेट की तो हमने डिटेल में बात कर ली। दूसरा जो कंटामिनेंट है वो फ्लोराइड है, जो कि लगभग 9% सैंपल्स में एक्सीड मिला। सेफ लिमिट्स राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में एक्सीडेड थी। देन एक यूरेनियम है, यूरेनियम इज ऑल्सो वेरी अनसेफ, यूरेनियम के लेवल भी ज़्यादा मिले, है ना। तो यूरेनियम का लेवल कहाँ ज़्यादा मिला आपको? तो इट वाज इन राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका, ठीक है। ये भी आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई कंटामिनेंट है तो यस, देयर इज अ कंटामिनेंट आर्सेनिक एंड आयरन, दे ऑल्सो अफेक्ट द ग्राउंड वाटर क्वालिटी। आर्सेनिक एंड आयरन ऑल्सो अफेक्ट द ग्राउंड वाटर क्वालिटी, तो ये भी आप याद रखिएगा। आई होप यू विल रिमेंबर दैट एज वेल। इसका एक और रीज़न ये है, जैसे पोल्यूटेंट का एक और रीज़न ये भी है कि यहाँ पे ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है ना। ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन इंडिया में 60% से ज़्यादा है। हालांकि ये स्टेबल हुआ है 2009 के बाद, बट स्टिल इट इज़ वेरी हाई। ग्राउंड वाटर अगर पूरा आप निकाल लोगे तो फिर कंटामिनेंट्स ही बचेंगे ना। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। तो यस, द प्रॉब्लम हैज़ बीन डिस्कस्ड। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट अगर है तो। डीनोटिफाइड ट्राइब्स के बारे में आया था यहाँ पे। डीनोटिफाइड ट्राइब्स एंगर इज ग्रोइंग अमिड स्टैग्नेटिंग स्कीम क्लासिफिकेशन इश्यूज। तो दो चीज़ें हैं कि इनको जो क्लासिफिकेशन इशू है, मतलब ये चाहते हैं SCDNT और STDNT हो जाए, एक प्रॉपर एक सर्कुलर निकल जाए जिसमें सारी डीनोटिफाइड ट्राइब्स के नाम आ जाए, ताकि बाद में एक्सक्लूजन इंक्लूजन एरर की प्रॉब्लम ना आए, है ना। तो ये सारी चीज़ों से बचने के लिए इन्होंने ये बात बोली है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी, पहले तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। डीनोटिफाइड ट्राइब्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कमीशन है, अगर आपको याद हो
तो देयर वाज अ कमीशन, आई डोंट नो कि मैं सही से लिख पाऊंगा कि नहीं लिख पाऊंगा, बट आप चेक कर लेना, रेनके कमीशन, देयर वाज अ फेमस कमीशन रेनके कमीशन, है ना, कमीशन रेनके कमीशन। और एक अभी कमीशन बनी है इडाटे कमीशन, है ना, देखो शायद लिखा भी होगा उसका, हाँ, इदाते कमीशन, ये 2015 में बनी है, देखो लिखा भी है, द गवर्नमेंट हैड कॉन्स्टिट्यूटेड द नेशनल कमीशन फॉर डीएनटीज एनटीज एसएनटीज इन 2015 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ भीकू रामजी इदाते, which has put out its final report in 2017 calling for the government to expedite the final classification of these communities, count their population by including a caste census column in 2021 census and provide a sub quota for them अंडर SC ST OBC कोटा इन पब्लिक एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट। मेन क्या है, SC ST के अंदर तो आएंगे, लेकिन SC DNT और ST DNT का क्लासिफिकेशन वो चाहते हैं ताकि इसके अंदर सब कैटेगराइजेशन हो सके और फिर उनको अलग से बेनिफिट उनकी केवल DNTs के लिए, यानी डी नोटिफाइड ट्राइब्स के लिए। एक्चुअली होता क्या था कि पहले ब्रिटिशर्स के टाइम पे ब्रिटिशर्स ने कुछ ट्राइब्स को क्रिमिनल ट्राइब्स घोषित कर रखा था, क्रिमिनल ट्राइब्स घोषित कर रखा था, विच वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट एंड विच वॉज वेरी रेसिस्ट ऑफ ब्रिटिशर्स, है ना। बट हुआ क्या कि फाइनली जब आज़ादी के बाद रेनके कमीशन और ये सब कमीशन बनी, तो ये डिसाइड किया गया कि दीज ट्राइब्स शुड नॉट बी कॉल्ड द क्रिमिनल ट्राइब्स, एंड इसीलिए फिर इनको डी नोटिफाई किया गया। डी नोटिफाई मतलब कि दे वर डी नोटिफाइड फ्रॉम बीइंग कॉल्ड द क्रिमिनल ट्राइब्स, इसी कारण से इनको फिर डी नोटिफाइड ट्राइब्स कहा जाने लगा है। तो आप याद रखिएगा, दिस इज द थिंग। रेनके कमीशन जो मैंने आपको बताया वो जरूर याद रखिएगा, इट इज रिलेटेड टू द डी नोटिफाइड ट्राइब्स। और इदाते कमीशन 2015 का मैंने बता दिया, इशू क्या है वो भी आपको बता दिया है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द एनालिसिस, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दैट इज इट फॉर the day. Keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice day. कैसे बंद होगा?